भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। ओफो, आज इतनी देर हो गई है कि घर पहुंचते पहुंचते रात ही हो जाएगी। बसेस भी तो कम हैं, ऑटो ही कर लूँगी अगर ज़्यादा इश्यूज़ हुए तो। आहिली ने अपने आप से कहा। आती हूँ तरुण भैया, अब आप लॉक लगा दो स्कूल गेट पे। थोड़ी तेज़ आवाज़ में अपने स्कूल के क्लर्क को इतना कहकर मेन गेट से बाहर निकल आई उस हाई स्कूल की इंग्लिश टीचर। पिछले 5 साल से यहाँ पढ़ा रही थी आहिली। कोलकाता से इतने दूर गांव में आकर पढ़ाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल तो था, पर वो अपने पापा की इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी। कुछ साल पहले जब उसके पापा गुजर गए थे, तब बस एक नौकरी पाने के लिए अपनी जी जान लगा चुकी थी वो। पर उसने कभी टीचर बनने का ख्वाब नहीं देखा था। आहिली के पापा हमेशा से चाहते थे कि गांव के लोगों के लिए वो एक स्कूल बनाए, जहां पर गरीब और अनाथ बच्चे बिना किसी के रोक टोक से पढ़ पाए। उनका वो सपना जीते जी तो पूरा नहीं हो पाया, पर लौती बेटी होने का फर्ज निभाने की कोशिश में आहिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल तो वो बनवा नहीं पाई, इसलिए स्कूल ज्वाइन करके ही उन अधूरे ख्वाबों को पूरा कर रही थी सबकी चहीती इंग्लिश मैम। ऑटो से उतरते ही सड़क के किनारे पीपल के पेड़ की तरफ नजरें पहुंची आहिली की। उस पेड़ के नीचे ज़्यादातर ही कोई भिखारी या थका हारा इंसान आराम करते हुए आए दिन दिखाई देते थे, लेकिन आज एक अलग नज़ारा था उस जगह पे। 2 बुजुर्ग पति पत्नी पेड़ के नीचे बदहवास होकर आंसू भरी निगाहों से इधर उधर देखे जा रहे थे, मानो किसी को वो ढूंढ रहे थे। वहाँ से गुजरते हुए लोगों को देखकर आहिली को थोड़ी हैरानी हुई। उनमें से किसी ने उन दोनों को मुड़कर देखा भी नहीं। इंसानियत नाम की चीज़ अब क्या गांव के लोगों में भी ख़त्म हो चुकी है? इस तरह कैसे नज़रअंदाज करके जा रहे हैं लोग? उनकी ओर कदम बढ़ाते हुए आहिली अपने दिमाग में इन्हीं सब सवालों को दोहराए जा रही थी। अब चाचा जी, क्या आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं? आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, इसलिए मैं पूछने आ गई आप लोगों को। धीरे से उस बूढ़े आदमी ने कहा। हाँ बेटा, पर यहाँ गुजरते हुए किसी ने भी तुम्हारे जैसे हमें आकर ऐसे मदद करने के लिए पूछा भी नहीं। आप चाहे तो मुझे अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। आहिली की बातें सुनकर वहाँ पे बैठे हुए औरत ने कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, अब तुमसे क्या छुपाना। हमारा पूरा परिवार यहाँ गंगा स्नान करने आए थे, लेकिन पता नहीं मेरे बेटे और बहू यहाँ हमें बिठाकर कहाँ गायब हो गए। कब से यही बैठे हैं, कहकर गए थे कि बस कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, पर अब तक लौटे ही नहीं। यहाँ से उठकर उन्हें ढूंढने जा भी नहीं सकते। इस जगह से बिल्कुल अनजान है हम दोनों। उनकी सारी बातें सुनने के बाद आहिली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे उन दोनों की मदद करनी चाहिए।
अगले कुछ पल तक सोचने के बाद आहेली ने उनसे कहा, देखिए मुझे लगता है आपको पुलिस के पास लेकर जाना ही सही रहेगा। अगर आपके पास आपके बेटे या बहू का मोबाइल नंबर या कोई भी फ़ोटो हो तो भी उससे उन लोगों को खोज निकालने में मदद हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, ना हमें पुलिस के चक्कर में पड़ना है और ना ही हमारे पास राजीव और शोभा का नंबर है। हम यहाँ गंगा स्नान के लिए आए थे, हमें वहीं तक पहुँचा दो। वही हमारा बेटा शायद हमें ढूंढते हुए पहुँच जाएगा। हमारे कुछ पहचान वाले वहीं पे मिल जाएंगे। बस हम दोनों ही अलग से आए थे अपने बेटे बहू के साथ। आखिरी वक्त पे उन्होंने ही कहा कि वही हमें गंगा स्नान करवाने ले जाना चाहते हैं, इसलिए बाकी सबके साथ जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है चाचा जी, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, पर पहले आप दोनों थोड़ा कुछ खा लीजिए। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे भी तुम शायद इस गांव की नहीं हो, कहीं जा रही थी क्या? अब हाँ, वो मैं यहाँ एक हाई स्कूल में टीचर हूँ। स्कूल से वापस अपने घर कोलकाता की तरफ जा रही थी। फिर तो हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी बेटी, तुम्हें देरी हो गई तो। अब नहीं चाचा जी, मैं आप दोनों को वहाँ छोड़कर वापस उसी गाड़ी में अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। यहाँ ऐसे कार मिल जाते हैं। रुकिए, मैं देखती हूँ किसी कार को रोककर। आहेली काफ़ी वक्त तक इंतज़ार करने के बाद अंत में एक कार को रोकती है और ड्राइवर के साथ गंगासागर तक पहुंचने का और वापस वहीं से कोलकाता पहुंचने का एडवांस बुकिंग कर लेती है। कार में बैठकर आगे का सफ़र शुरू करते ही उन दोनों बूढ़े लोगों के आंखों में खुशी की लहर नज़र आ रही थी। आहेली उनको देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी, पर ताज्जुब की बात ये थी कि पूरे रास्ते उन दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनी आहेली ने। शायद मारे खुशी के उनको मुझसे बात करने का भी मन नहीं हो रहा। मन ही मन ये सब सोचते जा रही थी वो। अचानक से उसे याद आया कि जिस बात को उसने गौर ही नहीं की थी वो ये था कि उन दोनों बुजुर्ग के पास कोई बैग या ट्रॉली भी नहीं थी। आहेली ने मुड़कर उनकी तरफ देखते हुए पूछा, चाचा जी, चाची, आपके साथ आपका सामान का कोई बैग था क्या? वहाँ तो मुझे कोई लगेज बैग नहीं दिखा। आहेली के सवाल पे चाचा जी ने सर हिलाकर ना का इशारा किया। रियर व्यू मिरर में ड्राइवर ने भी इस बात पे पीछे बैठे हुए सवारियों को देखा। 28 साल की आहेली शायद अब अंदाज़ा लगा पा रही थी कि आखिर माजरा क्या था। इन बूढ़े माँ बाप से पल्ला झाड़ने के लिए उनके बेटे और बहू ने ही शायद ये सारा खेल रचा था। उनका इरादा इन्हें गंगा स्नान करवाने का नहीं, बल्कि उन्हें यहाँ पे छोड़कर जाने का था। अपने पेरेंट्स को झांसा देकर पहचान वालों से अलग उन्हें यहाँ लेकर आना सब ही प्लान का हिस्सा था। बिना पहचाने भी लगाव सा हो गया था आहेली को उन लोगों से। इसलिए कार से उनके उतरकर अलविदा कहते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। उनके आंखों में अपने बेटे और बहू के आने की उम्मीद अभी भी कायम थी। सारी सच्चाई भांपकर भी आहेली उनसे उस राज का खुलासा नहीं कर पाई। उनके पैर छूते ही आहेली के माथे पर
हाथ फिरोते हुए उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, मेरा नाम रमानाथ है और मेरी पत्नी का नाम गायत्री है। हमारा बेटा अगर हमारे खोज में कभी कहीं भी तुम्हें या गांव के किसी को मिल जाए तो उनको बता देना कि हम दोनों यहाँ पे हैं। हम संग्रामपुर से हैं और यहाँ जो लोग हैं हमारे रिश्तेदारों में से हैं, वो भी हमें घर तक पहुँचा सकते हैं। जो भी तुमसे हो पाए देख लेना बेटा। जी चाचा जी, आप निश्चिंत होकर गंगा स्नान का आनंद उठाइए। बाकी मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं करूँगी। आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। यहाँ पे आपको कॉल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पुलिस बूथ या हेल्प डेस्क यहाँ पे मौजूद है अगर कॉल करना हो तो। और बस बस बेटा, अब बहुत हुआ। तुम्हें घर जाने में देरी हो जाएगी। फ़ौरन रवाना हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी माँ को बहुत चिंता हो जाएगी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद से तुम ही तो उनका सहारा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। खुश रहो बेटा। घर पहुँचने के बाद पूरा किस्सा अपने माँ को बताकर आहिली का मन थोड़ा हल्का हुआ। अगली सुबह अपने स्कूल के बस स्टॉप पे उतरते ही आहिली चौंक गई, क्योंकि जिस पीपल के पेड़ के नीचे कल वो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, वहाँ आज भीड़ जमी हुई थी। आहिली तुरंत उस जगह पे क्या हुआ है ये देखने पहुँच गई, पर वहाँ का खौफनाक नज़ारा देखते ही आहेली के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। उसे अपने आँखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। वो किसी से कुछ पूछती इससे पहले ही भीड़ में खड़े हुए एक आदमी ने कहा, भाई साहब, ये क्या हुआ है यहाँ पे? इसके जवाब में किसी दूसरे आदमी ने कहा, अरे क्या बताए भाई साहब, पिछले 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए थे ये दोनों। पता नहीं किसी को ढूंढ रहे थे शायद। कल शाम यहाँ इस पेड़ के नीचे लेटे हुए दिखे। सभी को शायद लगा होगा कि नींद में है, पर आज सुबह तक जब इनमें कोई हलचल नहीं दिखी तो डॉक्टर आए और उन्हीं से पता चला कि इनकी मौत शायद कल दोपहर को ही हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर के सामने उन लाशों को शनाख्त करते हुए आहेली ने कहा, इनके गांव का नाम संग्रामपुर है। नाम रमानाथ और गायत्री है और इनके बेटे का नाम राजीव है। कुछ पहचान वाले आपको गंगा सागर मेले में मिल जाएंगे। पुलिस को आहेली के बताए हुए कहानी पे पहले भरोसा नहीं हुआ था, पर बाद में उस कैब ड्राइवर के पूछताछ करने पर सारी सच्चाई का पता चला। उस ड्राइवर का ये भी कहना था कि उस शाम से लेकर रात तक उनके कार में बस जो सवारी थी वो सिर्फ और सिर्फ आहेली ही थी और उसके साथ कोई भी नहीं था। ड्राइवर की बातों को गौर करने पर आहेली को याद आया कि उसने तो अपने बारे में कुछ भी उस दिन रमानाथ जी को नहीं बताया था, पर बावजूद इसके रमानाथ चाचा ने उसे आखिरी बार ये कहा था कि तुम्हारी माँ को बहुत चिंता हो जाएगी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद से तुम ही तो उनका सहारा हो। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके
डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।